जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है कार्डियक अरेस्ट के केसेस में तो ट्रीटमेंट हो जाता है, बट मोस्टली केसेस तो वो होते हैं ना जिनमें पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता है। 7 लाख से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट इंडिया में होते हैं। उसमें से अराउंड 70% ऑफिस में होते हैं, 20% के अराउंड घरों में होते हैं और सिर्फ 10% हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको CPR सीखना चाहिए। अगर CPR देना आता है, और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप उस टाइम पे अपने नर्व्स कंट्रोल कर सकते हैं और CPR टाइमली डिलीवर कर सकते हैं तो आप बहुत जानें बचा सकते हैं। ऑयल कैसा यूज करना चाहिए आपके हिसाब से? ये पहली चीज तो है कि कोई भी ऑयल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं तो हार्ट को हार्म करेगा। अभी काफी टाइम से जीरो ऑयल कुकिंग कॉन्सेप्ट आया हुआ है। आपको मसाले छोकने हैं या इवेंचुअली आपको तड़का लगाना है तो वो सब पानी में भी लग सकता है। ये जस्ट और टेस्ट मसालों का होता है, ऑयल का नहीं होता है। एक माइंडसेट है हमारा कि ऑयल में बनाना चाहिए। अगर हम ऑयल में भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले कम से कम ऑयल यूज करिए। जीरो ऑयल कुकिंग की तरफ जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। कोविड के बाद दो टर्म्स तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। इनका इतना बढ़ने का रीज़न क्या है, उसी को जानने के लिए आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। और वो आज हमें बताने वाले हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अच्छा रख सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए इसे बेटर करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और आजकल तो हमने अपने रिलेटिव्स में देखा ही होगा कार्डियक के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने के लिए, आंसर करने के लिए आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा हमारे शो पे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य बडी शो विद डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा। वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो डॉक्टर। आज हम दिल की बातें करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस तक दिल की बातें दिल तक पहुँचे उनके। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या रीज़न है कार्डियक अरेस्ट होने का, और ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। पहले हम कभी कभी सुनते थे, किसी किसी को सुनते थे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बट आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो क्या रीज़न है इस चीज़ का? देखिए, हाँ, दिल की बात दिल तक। कार्डियक अरेस्ट पहले भी होते थे। हम इंडिया में अगर आंकड़े देखें तो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो साल में 7 लाख से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होते हैं। एक है, अब हाईलाइट ज़्यादा हो रहे हैं, मीडिया में ज़्यादा आ रहा है तो लोगों को पता चल रहा है। दूसरा, हाँ, कुछ परसेंट अरेस्ट बढ़े हैं, जो हम कह रहे हैं यंग एज में यंग लोगों को बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो देखिए हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का एक ज़्यादा या लार्ज एरिया जिसको कहते हैं अफेक्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं रिदम प्रॉब्लम है, VT या VF कहते हैं। जो हार्ट के लोअर चेम्बर्स में हार्ट का रिदम ठीक से नहीं चलता है, उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन कहते हैं। ओके। उससे कार्डियक अरेस्ट होता है। ये सबसे कॉमन कॉज है। इसके सिवा ये जो रिदम प्रॉब्लम मैंने बताई, ये बिना हार्ट अटैक के भी, जब हम कहते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, हार्ट की बनावट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये रिदम प्रॉब्लम होती है जो लोअर चेम्बर से होती है, VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उससे कार्डियक अरेस्ट होते हैं। और फिर कुछ डिजीज होते हैं जो हार्ट की मसल्स में होते हैं, हम जो कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, तो कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें एक चीज़ है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये आपके सिंपल वर्ड्स में हार्ट की जो लेयर है, हार्ट की परत है, वो बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बहुत यंग एज में हम लोग अगर स्क्रीन करें, अगर हम स्कूल में बच्चों को रेगुलर बेसिस पे ईयरली स्क्रीन करें तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को यंग एज पे डिटेक्ट किया जा सकता है, और इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स थी, तो इनके बारे में भी हम बातें करेंगे। बट मैं एक जो जनरल क्वेश्चन है मेरा ये है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है कार्डियक अरेस्ट के केसेस में तो ट्रीटमेंट हो जाता है, बट मोस्टली केसेस तो वो होते हैं ना जिनमें पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। एक्चुअली भाई, हम जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे, 7 लाख से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट इंडिया में होते हैं। उसमें से अराउंड 70% ऑफिस में होते हैं, 20% के अराउंड घरों में होते हैं, और सिर्फ 10% हॉस्पिटल्स में होते हैं। और सिर्फ 5% से कम पेशेंट्स को आइडियल या प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मिलता है।
इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम जो कहते हैं हर घर में हमको ये पहुंचाना है कि एटलीस्ट घर के एक आदमी को CPR, जो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट होता है। आपके सामने कार्डियक अरेस्ट हुआ, एज अ कॉमन मैन आप क्या कर सकते हैं? आपको CPR सीखना चाहिए। अगर CPR देना आता है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप उस टाइम पे अपने नर्व्स कंट्रोल कर सकते हैं और CPR टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, साथ में एम्बुलेंस या हेल्प के लिए बुला सकते हैं, तो आप बहुत जानें बचा सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि हमको स्कूल लेवल से स्कूल, यूनिवर्सिटी, +1 +2 यूनिवर्सिटी रेगुलरली 6 महीने या 1 साल पे CPR के कोर्सेज या वर्कशॉप करवानी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो कंट्री के जितने कोनों तक आप जा सकते हैं, सबको CPR आना चाहिए। ये तो बेसिकली सभी में कर दें, चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, हर बच्चे को एक बार सिखा दें हाँ। कि CPR कैसे होता है। और ये तो अगर सिखा देते हैं तो मोस्टली मैं चाहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा जानें बच सकती हैं। हाँ, इसमें आप उनको सिंपली बताएंगे क्या डिटेक्ट करना है, पेशेंट की पल्स देखनी है, पेशेंट होश में है कि नहीं है, और कब प्रॉम्प्टली CPR शुरू करना है। इसमें बहुत थोड़े से स्टेप्स होते हैं, इसको हम अलग से एक बारी वर्कशॉप भी कर सकते हैं, या आपके थ्रू भी हम स्वास्थ्य बड़ी शो पे दिखाएंगे कि कैसे होता है। बाकी टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर कार्डिक पेशेंट है, कई बार मैंने देखा डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि करना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, टाइम का इंपॉर्टेंस पहले मैं कार्डियक अरेस्ट पे ही बता देता हूँ। कार्डियक अरेस्ट में 4 मिनट तक आपने नहीं रिएक्ट किया तो ऑलमोस्ट ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो हम जो देखते हैं कि पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ, CPR दिया, हॉस्पिटल पहुंच गए, बट अगर इसमें देर हो जाती है तो ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जो हम कहते हैं पेशेंट ब्रेन डेड है। कई बार हार्ट रिवाइव हो जाता है, बट पेशेंट ब्रेन डेड होता है। तो इधर टाइम की इंपॉर्टेंस है। अगर आपके साथ रूम में 10 लोग खड़े हैं और उनमें 4 लोग को या 2 लोग को भी CPR देना आता है, तो वहाँ जान बच सकती है। तो ये टाइम का इंपॉर्टेंस, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता तब तक CPR कंटिन्यू किया जाता है। और दूसरा, हम सबसे ज़्यादा टाइम की बात करते हैं जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। जो हार्ट अटैक आता है, इसको हम एक कॉमन टर्म में बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक, जो ECG में हम कहते हैं ST एलिवेशन MI। तो इसमें हम कहते हैं टाइम इज मायोकार्डियम या टाइम इज मसल। हर 1 मिनट में हार्ट का, जो आपके पेशेंट के हार्ट का हम जो फ्यूचर की बात करते हैं, उसकी पंपिंग कितनी रहेगी वो इसी से डिटर्मिन होती है, और आप कार्डियक अरेस्ट भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब पेशेंट को अटैक आता है, इसमें क्या होता है, एक ब्लड वेसल ब्लॉक हुई जो हार्ट के आगे के पार्ट को सप्लाई दे रही थी। अगर वो बड़े पार्ट को सप्लाई कर रही थी तो उस पूरे पार्ट का सप्लाई रुक जाता है। तो उसका सप्लाई रुकता है तो धीरे धीरे वो पार्ट, उसकी डेथ होने लगती है, सेल्स की डेथ होती जाती है। ये हम कहते हैं कि पहला घंटा अटैक के बाद गोल्डन आवर होता है। पहले घंटे में आप नहीं पहुंच पाए तो एटलीस्ट 3 से 6 घंटे में अगर हम इंटरवीन कर सकते हैं तो पेशेंट के मायोकार्डियम या हार्ट की उस मसल को बचा सकते हैं। अगर हम इस मसल को नहीं बचाते, आप मान लीजिए आप हॉस्पिटल पहुंच गए 1 घंटे में, डॉक्टर ने आपको बताया कि हार्ट अटैक है, इमीडिएटली एंजियोग्राम कराना है। हम लोग ये भी बताते हैं इमीडिएटली एंजियोग्राम ब्लॉकेज है, जो कि नॉर्मली मेजर अटैक्स में 100% भी निकलता है। अच्छा, अगर आप इमीडिएटली उसको ओपन अप कर सकते हैं, वो ब्लड सप्लाई आप फिर से स्टार्ट करवा सकते हैं पेशेंट का। ब्लड सप्लाई स्टार्ट होता है, जो सेल्स की डेथ हो रही होती है वो इमीडिएटली रीजनरेट होने लगते हैं। तो अगर वो टाइमली करते हैं तो हार्ट का वो पार्ट बच जाता है। अगर आप, इसमें बहुत बार होता है पेशेंट्स डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, या पेशेंट पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल टाइम पे, तो तब हार्ट में डैमेज हो जाता है। और यही पेशेंट्स हैं जो बाद में हम कहते हैं हार्ट फेलियर हो रहा है। होता क्या है, हार्ट की जो हम नॉर्मल पंपिंग बोलते हैं 55 से 60% होती है। जब हम इको देखते हैं, हम एक टर्म बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये 55 से 60 होता है। जब मेजर अटैक आता है और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो, ये पंपिंग बहुत बारी 25-30 रह जाती है, और बाद में इन्हीं पेशेंट्स को सांस फूलती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और इवेंचुअली ये हार्ट फेलियर होता है। और फिर हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस, जो हमने लोअर चेम्बर्स की टैक्यूबिटी या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बेसिकली रिदम प्रॉब्लम्स की बात करी, उससे फिर सडन कार्डियक डेथ भी होती है। तो टाइम जो कहते हैं, टाइम इज मायोकार्डियम या टाइम इज मसल, वो हार्ट की मसल है। जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप हार्ट के पार्ट को बचा सकते। तो जो आप 55 से 60 बता रहे थे अभी, वो क्या ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहे थे? इतनी ब्लॉकेज है? क्योंकि जनरली तो लोग यही यूज़ करते हैं ना कि मेरे को 55 से 60% की ब्लॉकेज है,
तो किस हद तक ठीक है मतलब ब्लॉकेज होना? ये जो 55 से 60 बताया, ये मैंने आपको बताया जब हम इको करते हैं हार्ट का अल्ट्रासाउंड, उसमें हार्ट की पंपिंग देखते हैं। ओके। पंपिंग भी हार्ट के 4 खाने होते हैं, जो चौथा खाना है या लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी पंपिंग देखते हैं। वो हम कहते हैं नॉर्मल आदमी में 55 to 60% होती है। इसमें मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगा, बहुत पेशेंट्स आते हैं इको में जब कहते हैं ये 40 है या 50% है, तो उनको लगता है हार्ट सिर्फ 50% चल रहा है या 55 भी है, बोलते 55% है, तो वो नॉर्मल पंपिंग है हार्ट की। अच्छा, लोग सोचते हैं कि हार्ट ही 50% चल रहा है, हाँ, तो मतलब वो बेटर है। मिसकंसेप्शन है और लोग डर के ऐसे आते हैं कि मेरा हम लिखा हुआ है EF 55% है, 60% है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो ब्लॉकेज नहीं है। और हार्ट जब आपको डॉक्टर कहता है LVEF लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 55% या 60% है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, अब एंजियोग्राफी क्या है, हाथ से या पैर से हम 2 इंजेक्शंस लगाते हैं। ये सब कुछ आपकी वेसल से होता है सुपरफिशियली, इसमें कोई कट्स नहीं लगते, कोई चीरना फाड़ना कुछ नहीं है। 2 इंजेक्शंस लगते हैं, उनसे अंदर वायर जाती है, वायर के ऊपर एक कैथेटर जाता है। कैथेटर एक ट्यूब के जैसा होता है, वो ट्यूब के थ्रू हम डाई डाल के देखते हैं हार्ट की वेसल्स में, उसको एंजियोग्राम कहते हैं। उन वेसल्स में जब ब्लॉकेज होता है, जो मेजर अटैक में हम कहते हैं, यूजली 100% होता है किसी वेसल में, तो अगर उस वेसल में ब्लॉकेज है उसको खोलना, उसमें स्टेंटिंग करना, वो होता है एंजियोप्लास्टी। तो हम ये जो ब्लॉकेज कहते हैं ये हम एंजियोग्राम में देखते हैं। ट्रेडिशनली या क्लासिकली कहते हैं 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो तो आप उसको ओपन अप करिए, बट नॉर्मली जब पेशेंट को पेन होता है, अटैक होता है, सिम्टम्स होते हैं, ये ब्लॉकेज नॉर्मली 90% से ज़्यादा होता है और मेजर अटैक्स में 100% होता है। ओके। अगर किसी को 70 से ऊपर है तो एक बार उन्हें करा लेना चाहिए। अगर आपका EEG या ECG आप जो बता रहे हैं या इको में 70% आता है तो? हाँ नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छा, जो इको है वो हार्ट की पंपिंग बता रहा है, ओके, वो 55 to 60% वो नॉर्मल है, उसमें आपको कुछ नहीं कराना है। ये जब पेशेंट्स को अटैक आता है तब भी नॉर्मल हो सकता है। तो जब पेन होता है वो टिपिकल, हम आगे इसकी बात करेंगे, हम टिपिकल सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के, ECG में चेंजेस आते हैं, फिर इको देखा जाता है। इन सब के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं एंजियोग्राम करना है कि नहीं। तो EF अलग है, एंजियोग्राफी अलग चीज़ है। तो यहीं पे बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मेजर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक के हम जो मेजर सिम्टम्स बोलते हैं, नॉर्मली पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन एक पॉइंट पे नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बर्निंग सेंसेशन हो रही है या मोमेंटरी, जो कहते हैं चबक मार रहा है या सुई चुभ रही है एक ही पॉइंट पे, वो कार्डियक पेन नहीं होता। जो कुछ सेकंड्स के लिए पेन होता है, हम नॉर्मली पेशेंट्स को कहते हैं क्या आप एक सिक्का बना के दिखा सकते हो जहाँ पेन हो रहा है, तो अगर पेशेंट सिक्का बना के दिखा सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कार्डियक पेन नहीं होता है। ओके। कार्डियक पेन जो होता है हम कहते हैं डिफ्यूज होता है, मतलब फैला हुआ होता है, चेस्ट के काफ़ी पार्ट को कवर करता है, या रेट्रोस्टर्नल होता है, छाती के हम कहते हैं यहाँ इस पार्ट के पीछे की तरफ होता है। ये तेज़ दर्द होता है, ये कम से कम 5 से 10 मिनट रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं रहेगा। ये रेडिएट करता है, मतलब आपके चेस्ट में हो रहा है, साथ में आपके लेफ्ट आर्म में जा रहा है, आपके लेफ्ट हैंड की फिंगर्स तक जा सकता है। ये कवर करेगा, हम सर के पीछे बोलते हैं ऑक्सीपुट, एक एरिया होता है ऑक्सीपुट, यहाँ से लेके अम्बिलिकस तक, नाभि तक, इस रीजन में ये पेन कहीं भी रेडिएट कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स को जॉ में पेन जाता है, ये होता है। इसके साथ में पेशेंट को स्वेटिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और नॉर्मली हम कहते हैं अगर करवट लेने में दर्द कम ज़्यादा हो रहा है, हाथ चलाने में कम ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में कम ज़्यादा हो रहा है, तो 95% केसेस में ये हार्ट का दर्द नहीं है। ठीक है, तो ये क्लिनिकली आप मोस्ट ऑफ द केसेस में मेक आउट कर सकते हो। एक एक्सेप्शन इसमें है डायबिटिक पेशेंट्स के नर्व्स में डैमेज होता है, न्यूरोपैथी कहते हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, उनको पेन का सेंसेशन नहीं होता है, तो उनको चेस्ट पेन नहीं पता चलता है। तो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको स्वेटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि स्वेटिंग आपको और कोई कारण नहीं मिल रहा है, या बहुत सांस फूल रही है, अनएक्सप्लेन्ड है, सडन है, तब आप हार्ट अटैक सोचेंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पेन के साथ आते हैं, जो टिपिकल पॉइंट्स पता है ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। मेरा एक यहीं से क्वेश्चन है, डायबिटिक पेशेंट के ज़्यादा प्रोन टू केसेज होते हैं हार्ट डिसीज़ के, या फिर अगर नहीं है उन्हें तो क्या सीन है, मतलब उसके बारे में? इंडिया को एक तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बिल्कुल। और दूसरा है जब हम हार्ट के पेशेंट्स देखते हैं, अटैक के पेशेंट्स देखते हैं,
उनमें ऑलमोस्ट या अराउंड 50% पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं। तो ये अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसे पहले से ही सतर्क रहना चाहिए और थोड़ा अपनी डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए। ये जी। सबके लिए, ये आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी से ही डाइट पे कंट्रोल करें, और अगर डायबिटिक हैं और स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, रेगुलर फॉलोअप रखना है। डायबिटीज़ डिटेक्ट होने के बाद अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं? सबसे पहले तो स्मोकिंग, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, पान मसाला। और जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जस्ट ट्राई करने के लिए ले रहे हैं, बट देन आपको जो करना ही नहीं है वो ट्राई की। जो निकोटीन है, कोकेन है, ये सब बहुत मिनिमल अमाउंट में भी आप लेते हैं तो ये हार्ट में प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है जंक फूड खाना, जो ऑयली फूड है, जो सैचुरेटेड फूड हम कहते हैं, जो समोसे, कचौड़ी, जो एक ही तेल से बार बार खाना निकलता है, उससे बचना है। वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो वो आपका रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ाता है। फिर तीसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना। और फिर बीमारियां आती है, जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ है, जो अभी हमने डिस्कस किया, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, अगर घर के मेल्स जो हैं, घर कोई आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, भाई बहन, माता पिता, मेल्स में 55 साल की उम्र से पहले अगर हार्ट अटैक आया है, फीमेल्स में 65 साल की उम्र से पहले अगर हार्ट अटैक आया है, तो आपका फैमिली हिस्ट्री को हम कहते हैं पॉजिटिव है, तो इसमें आपकी चांसेस हार्ट अटैक की बढ़ जाती हैं। ओके। हम इवन जब हम देखते हैं कि पेशेंट को कार्डियक पेन है कि नहीं, हम एक ये पॉइंट भी उसमें देखते हैं रिस्क फैक्टर्स में। इसके सिवा काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें मैं यही ऐड करूँगा कि योगा वगैरह हम नॉर्मली बोलते हैं पेशेंट्स को कि अपने लाइफ में डालिए, क्योंकि एक स्ट्रेस जो हम कहते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या लैक ऑफ सपोर्ट हो, जो फैमिली आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो एक स्ट्रेस भी अपने आप में एक फैक्टर है। तो स्ट्रेस को कैसे कम करना है, वो आपको एक तरीका ढूंढना होगा। चाहे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे दोस्तों के साथ खुल के हंसिए, चाहे मतलब मस्त रहिए। आप बोल दिया करिए ना पेशेंट से, हंस दिए होते खुल के, अगर यारों के साथ में हमें ना खोलना पड़ता इन औजारों के साथ में। बताते रहते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से। बाकी वन ऑफ माई कज़न इज़ इन गूगल, तो वो मेरे से बोलता है, आपने जब बोला ना कि बार बार तेल नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसने मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। बोलता है कि जो हमारे गूगल में हमें खाना मिलता है ना, तो उसमें एक बार ही वो ऑयल यूज़ किया था, उसके बाद उन्हें अलाउड ही नहीं है कि वो उसको दोबारा यूज़ करें। मतलब आपने एक बार बना लिया, उसके बाद जो ऑयल बच जाता है उसे या तो फेंक दिया जाता है या कहीं दे दिया, बट वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बेटर लगा मुझे उनका, तो उनका करिकुलम तो है ही बेटर, बट हमें घर में भी और बाहर भी देखना चाहिए इस चीज़ को कि हम कितना ज़्यादा, हम फूड ब्लॉगर्स को देखते हैं वो कितने गंदे तेल में मतलब बना रहे होते हैं खाना, उसी को सर्व कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है जो हार्ट केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑयल कैसा यूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से? ये पहली चीज़ तो है कि कोई भी ऑयल हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो हार्ट को हार्म करेगा। अभी काफ़ी टाइम से ज़ीरो ऑयल कुकिंग कॉन्सेप्ट आया हुआ है। शायद हम इंडियंस इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम किचन की बात करते हैं, मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है, बट आपको मसाले छोकने हैं या इवेंचुअली आपको तड़का लगाना है, तो वो सब पानी में भी लग सकता है। ये जस्ट और टेस्ट मसालों का होता है, ऑयल का नहीं होता है। एक माइंडसेट है हमारा कि ऑयल में बनाना चाहिए। अगर हम ऑयल में भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले कम से कम ऑयल यूज़ करिए। ज़ीरो ऑयल कुकिंग की तरफ जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग पे बुक्स भी हैं अब तो। हम सबको धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करके उस तरफ जाना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को तो स्पेशली, जिनके फैमिली में पेशेंट्स है, ये इम्बाइब करनी चाहिए ये चीज़। फिर जब आप कहते हैं तेल अच्छा कौन सा है, और हम कहते हैं मूफा या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये अच्छे हैं।
जो सैचुरेटेड फैट अच्छे हैं, मतलब बाकी से बाकी कंपेरेटिव अच्छे हैं। सैचुरेटेड फैटी, ये जो हम जो कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो आप कह रहे हैं तेल बार बार जो निकलता है, जैसे हम पूड़ी तल रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, तो जितनी बार उसमें तला जाएगा उतना ज़्यादा वो सैचुरेट होता रहता है। सिंपल तरीके से उसके, मैं केमिस्ट्री में नहीं जाता, बट हाइड्रोजन और कार्बन के जो बॉन्ड्स की बात करते हैं, बट धीरे धीरे सैचुरेट होता रहता है। जितनी बार तेल से निकलेगा उतना तेल हार्मफुल है। इवन हम लोग घरों में तेल को रीयूज़ कर रहे होते हैं, वो जैसे आपने बताया गूगल में वो सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं। एक्चुअल रिकमेंडेशन यही है। अब ये जो कहते हैं तेल अच्छा कौन सा है, तो तेल कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर यूज़ करना ही है तो ऑलिव ऑयल अच्छा है, इवन सनफ्लावर ऑयल यूज़ होता है। बट आप कोई भी एक तेल ऐसा नहीं है जो हर एस्पेक्ट में आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करता है या फिर आपको हार्म नहीं करता है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो ये रिकमेंडेड है आप हर 6 महीने में या हर 3 महीने में अपना ऑयल बदल लीजिए अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और ना करें तो बेटर ही है। बिल्कुल ज़ीरो ऑयल कुकिंग है, उसको इम्बाइब करिए। तो मेनली कोलेस्ट्रॉल क्या रोल प्ले करता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए? और दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होती हैं, HDL और LDL, तो उनमें क्या डिफरेंशिएट है? मतलब HDL है, LDL है, बाकी ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं जिसको हम चर्बी बोलते हैं, जो बेसिकली ऑयल चर्बी होता है, ट्राइग्लिसराइड ही कह लीजिए होता है। तो आपने जैसे बोला HDL है, LDL है। LDL जो है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL लिवर से आपके पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि HDL पूरी बॉडी से लिवर में कोलेस्ट्रॉल लाता है। इसको इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, बाकी की बॉडी से कोलेस्ट्रॉल हटा रहा है। तीसरा जो ट्राइग्लिसराइड हम कह रहे हैं, जिसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं चर्बी है, ये भी बहुत हाई होता है, तो ये दिक्कत करता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। अब आप जो कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे हार्म कर सकता है, कई सारी चीज़ें, बट इसको सिंपल तरीके से बताएं तो हम जब कहते हैं हार्ट की जो वेसल है या नाड़ी है 2.5-3 mm की होती है। जब हम इनको देखते हैं क्लिनिक एंजियोग्राम में देखते हैं तो ये 3 mm की वेसल है। तो आप खुद सोच लीजिए 3 mm कितना होता है। तो उसके अंदर लेयर्स होती है। तो सिंपल शब्दों में उसके अंदर अगर ये चर्बी हम कह रहे हैं तो ये जमती रहती है, धीरे धीरे जमती है। एक दिन ऐसा होता है ये मेम्ब्रेन इसके आगे जो लगा हुआ है वो एकदम से फटेगा, ये सारा चर्बी निकल के बाहर गिरी तो वेसल के बीच में जैसी कोई पार्ट आया, हम इसको बोलते हैं प्लाक रप्चर हो गया, उसके आसपास क्लॉट्स बनने लगते हैं, उसी से अटैक होता है। इसे बेसिकली हम प्लेग बोलते हैं। और इसे आप कॉल प्लाक रप्चर। हाँ, प्लाक रप्चर। इस प्लाक को कम करने के लिए हम क्या ओमेगा 3 का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ बताते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बेटर है। बिल्कुल, देखिए ओमेगा 3 अब स्टडीज़ भी आई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ये फिश ऑयल जो हम कहते हैं ये हेल्पफुल है। बट मैं सबसे पहले यही बोलूँगा, इस तरफ जाने से पहले देखिए कि हम क्या खा रहे हैं, हम उसको कैसे पका रहे हैं, हमारा डेली लाइफस्टाइल क्या है, हम एक्टिव, ये सब देखिए सप्लीमेंट्स है, ये सब कम करने और स्टेबलाइज करने के लिए हैं। बट हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर बेसिक चीज़ें ठीक रखें तो इसके बाद ये सब सप्लीमेंट्स है। दवाई की ज़रूरत या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम डे टू डे अच्छा नहीं रह रहे। मतलब अगर हम योगा वगैरह कर रहे हैं तो बेटर है। हाँ, बट इस सब के बाद भी कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, चाहे फैमिलियल है या एज सच कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो मेडिकेशन से, और ओमेगा 3 हेल्पफुल है, ये अभी तक स्टडीज़ ने प्रूव करा है। हाई ब्लड प्रेशर क्या इफेक्ट करता है हमारी हार्ट हेल्थ पे? हाई ब्लड प्रेशर जैसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर है। ऐसा क्यों बोलते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स को बीपी हाई होता है बट उनको पता नहीं चलता है। बहुत सारी यंग पॉपुलेशन में भी बीपी हाई होता है, बट क्योंकि रेगुलर चेकअप्स नहीं होते हैं पता नहीं चलता है। हाई बीपी के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हार्ट पे और बॉडी पे, बट जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा होता क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं बीपी हाई है तो क्या है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, तो ध्यान नहीं देते हैं। बट ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर आपका हार्ट आपके ब्लड वेसल्स की अगेंस्ट पंप करता है, तो उन ब्लड वेसल्स में जितना प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट आपका हार्ट पंप करता है। तो अगर आपकी वेसल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपके हार्ट को कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल टर्म्स में भी सोचे इसको, हार्ट छोड़ दे, तो कोई भी पंप को अगर कॉन्स्टेंटली बहुत हाई प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है वो जल्दी एग्जॉस्ट होगा, ख़राब होगा। डेफिनेटली। तो वही हार्ट है। हार्ट की जब हार्ट कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर के अगेंस्ट पंप करता है, हार्ट की मसल्स वीक होती हैं। जब ये हार्ट की मसल्स वीक होती है, हार्ट की पंपिंग ग्रेजुअली कम हो जाती है,
और इस इवेंचुअली इसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट का साइज फैल जाता है कॉन्स्टेंटली पंप करते करते अगेंस्ट प्रेशर, मसल्स का साइज बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। जैसे मैंने पहले बताया कार्डियो हार्ट, मायो मसल, और इसकी बीमारी होती है। तो एक टर्म आती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हार्ट का साइज फैल जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। जो मैंने आपको अभी समझाया था ईएफ है जो 55 से 60 होता है, ग्रेजुअली ये कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट के खाने फैले हुए होते हैं, पंपिंग सिर्फ 25 से 30% होती है। हम लोग जब नाड़ियाँ देखते हैं या कोरोनरीज जो कहते हैं हार्ट की वेसल्स, वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो ये पेशेंट्स होते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के। इसका एक बहुत मेजर रीज़न होता है हाइपरटेंशन। बहुत टाइम से बीपी बढ़ा है, हमने कंट्रोल नहीं किया, और फिर ये हार्ट की मसल्स डैमेज हुई है। बेसिकली आपके हार्ट का जो पंप है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इस बात को सुन के ना मुझे वो मोटर और टंकी वाली बात याद आ रही है कि अगर आप मोटर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, वही सेम जैसे हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो दोनों चीज़ों को ख़राब होना ही होना है। तो सेम एज इट इज़। जैसे हम हार्ट बोल रहे हैं, उसके साथ अटैक भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट देन किडनी पे भी असर पड़ता है। यंग पेशेंट्स में जो किडनी खराब होती है, डायलिसिस पे जाते हैं, बीपी एक कारण है। स्ट्रोक जो आता है, लकवा कहते हैं, बीपी कारण है। तो बीपी अपार्ट फ्रॉम हार्ट बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है। डॉक्टर, आपने अभी जैसे बताया कि फैमिली हिस्ट्री में भी काफ़ी चीज़ें दिखा है, कि जेनेटिकल भी है। हाँ बिल्कुल, जो हम फैमिली हिस्ट्री बात करते हैं वो हम रेफरेंस वही है, जेनेटिक। तो अगर किसी को हो चुका है फैमिली में, तो ज़्यादा प्रोन टू केसेज है कि हाँ वो हो गई, तो उनके चिल्ड्रंस को क्या रखना चाहिए, अगर पेरेंट्स को क्या देना चाहिए चिल्ड्रंस को कि हाँ बचपन से ही रहे कि उनको ये केसेज आना, उन्हें योगा वगैरह शुरुआत करना चाहिए और डाइट पे भी कुछ फोकस करना चाहिए उनके। देखिए, जिसके फैमिली में हो चुका है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे आप कह रहे हैं पेरेंट्स को हुआ है, बच्चे को होने की चांस होती है। लेकिन इसके सिवा सिबलिंग्स, अगर एक सिबलिंग को हुआ है तो दूसरे सिबलिंग का रिस्क और ज़्यादा होता है जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर घर में किसी को भी डिजीज़ है, हमको पता है कि ये जेनेटिक बेसिस पे आपको अफेक्ट कर सकता है, तो आप शुरू से प्रिकॉशंस लें। अब जो रिकमेंडेशंस आती है, हम कोलेस्ट्रॉल के लिए कह रहे हैं, लिपिड के लिए जो गाइडलाइंस आती है, उसमें बोलते हैं बच्चों को बहुत यंग एज से ही आप, हम पहले को हम मानते थे कि छोटा बच्चा जो भी खाए चलता है, कहते हैं यंग एज से ही आप ये कंट्रोल करके रखिए। क्योंकि 8 साल और 10 साल के बच्चों में भी जो पहले टेस्टिंग नहीं होती थी, वो अब करते हैं, तो बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं। तो शुरू से ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। और पहले हम लिमिट 40 कहते थे, अब शायद हम 35 पे आ गए, या 30 पे भी बहुत लोग कहते हैं। ओके। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। जैसे आप रेगुलर चेकअप से क्या करेंगे, आप बीपी अगर आपका बड़ा है, नोटिस नहीं हुआ, आप कंट्रोल कर लेंगे। शुगर है, बहुत सारे लोगों में फैमिलियल होता है, जो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, तो ये सब जब टेस्ट होगा तभी पकड़ में आएगा। इसके सिवा आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज में बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकमेंडेशंस है वो कहती है हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। तो जो देखा गया है काफ़ी ज़्यादा ना यंग एज में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब आपके पास केसेस तो आते होंगे, तो यंगस्टर्स के कितने केसेस आ रहे हैं आपके पास इस टाइम पे? कि पता ही ओल्ड एज में ये सारी चीज़ें तो होना ठीक है, समझ आता है, बट यंगस्टर्स में कितने केसेस आप देख रहे हैं? एक्चुअली अब बढ़ रहे हैं। अब काफ़ी यंग एज में 20 to 30 के बीच के पेशेंट्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। उस टाइम पहले हमने 18 साल का बच्चा भी देखा, एक 12 स्टैंडर्ड का बच्चा भी देखा जिसको अटैक आया है। अटैक के देखा आपने ये केसेस? ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी मतलब यंग स्टेज हो गई ना इस केसेस के लिए। जो क्लासिकली हमको पढ़ाते थे कि एज के बाद होता है, वो फैक्टर रहा नहीं है। अब हर पेशेंट में हमको सस्पिशियस होना पड़ता है। तो कॉमनली क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए हमारी पहले से कि हम बच के रहें? तो इसके लिए आपने एक बता दिया बीपी, या फिर अपना चेक कराते रहिए ईसीजी को वगैरह। कुछ ऐसा भी है कि हाँ ये चेक कराने से प्रॉपर मिल जाएगा गाइडेंस कि नहीं है आप क्लियर है, लाइक कोई एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी इसके लिए, या फिर हम किसी और उस पर भी जा सकते हैं? एंजियोग्राफी ज़्यादा इन्वेजिव टेस्ट हो जाता है, पहले स्टेप पे एंजियोग्राफी तो नहीं सोचते। देखिए, एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो वो उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रेगुलरली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। उसके सिवा फिर ईसीजी होता है, ईसीजी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर कोई डाउट है, जैसे जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जो हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में हिडन फॉर्म में या लेटेंट फॉर्म में डिजीज़ है, तो उसके लिए टीएमटी होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे कोई पेशेंट है जिसको छाती में दर्द हो रहा है, जैसे मैंने पॉइंट्स बताया, बट वैसा नहीं हो रहा है, एटिपिकल पेन कहते हैं, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठ रहा है,
पर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट्स को टीएमटी टेस्ट करा लेना चाहिए। टीएमटी क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल में बेसिकली आपको, ट्रेडमिल हम सब ने देखा है जो जिम में होता है, ट्रेडमिल पे तेज चलाया जाता है, हर 3-3 मिनट पे स्पीड बढ़ती है और स्लोप बढ़ता है। 7 स्टेजेस होते हैं, कोई भी 7 स्टेजेस तक नहीं जाता है, 3-4 स्टेज में जो हमको हार्ट रेट चाहिए होता है मिल जाता है। तो जब हार्ट पे उस टाइम पे स्ट्रेस पड़ता है तो तब ये पता चल जाता है कि हार्ट की वेसल्स सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई कर रही है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है। कई बार जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो ये ब्लॉकेज एज सच पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर हार्ट की मसल्स में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो वो डिटेक्ट हो सकता है। क्या यही रीज़न है सर जो देखा गया है जिम में या फिर एक्सरसाइज करने के साथ साथ हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ गया है? ये एक कारण हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मायोपैथी है या मसल्स की बीमारी है, वो भी एक कारण हो सकता है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है जो हमने बात करी थी, नीचे के चेम्बर से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन। इसके सिवा जो अब प्रॉब्लम हो रही है, जो काफ़ी जगह डिस्कस हुआ है, कि हम एकदम से एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। जो जिम में होता है वो एकदम बिना वार्म अप के या प्रॉपर वार्म अप नहीं है और एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लोगों के टारगेट्स हैं कि 1 मंथ में इतना करना है या इवन 1 मंथ में इतना लूज़ करना है, सडनली गेन करना है, लूज़ करना है। तो ये जो सडन होता है, रैपिड होता है, उससे प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हम कहते हैं, जो गाइडलाइंस भी कहती है, मॉडरेशन में एक्सरसाइज करना, ब्रिस्क वॉक करना। जिसको एक्सरसाइज करने की आदत ही नहीं है 30 साल की एज तक, 35 साल की एज तक, और अब सडनली जिम में जाके वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये भी एक कारण है कि प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो हम कहते हैं जनरेशन का प्रॉब्लम है कि सबको एकदम सब कुछ चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब एकदम से हम जो चाह रहे हैं वो मिल जाए, उससे प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली होता क्या है ना, किसी को वजन कम करना है, एक शादी करना है, तो वो रीज़न हो सकता है कि हाँ इतना अभी तक तो 30 साल तक मैंने कुछ किया नहीं, हाथ पैर हिलाए नहीं, बट अब मुझे एक शादी करना है, तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स भी ले रहा है, बाकी सारी एक और अच्छा पॉइंट उठाया, जो सप्लीमेंट्स हैं, कहाँ से कौन से सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब जब तक आप श्योर नहीं है, आपने क्रॉस चेक नहीं किया है, सप्लीमेंट्स नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। इवन जो हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या पंपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सप्लीमेंट से हो रहे हैं, लोगों की किडनी भी ख़राब हो रही है। तो शायद हम लोग राइट अथॉरिटी नहीं है इस पर कमेंट करने के लिए, बट देन जो ड्रग अथॉरिटीज़ है वो ये देखती हैं। तो आप जब तक कंफर्म नहीं करते तब तक सप्लीमेंट ना लें, या बेटर है सप्लीमेंट ना लें। प्रोटीन्स का सोर्स आपको घर पे मिल जाएगा हमारे नेचुरल फूड से। बट अगर कोई लेता है तो गाइडेंस में लें, डाइटिशियन के गाइडेंस में लें, फिटनेस एक्सपर्ट के गाइडेंस में लें, मैं तो यही सलाह दूंगा। कंफर्म करें। हाँ, कंफर्म करें डेफिनेटली। अगर लेफ्ट साइड में हार्ट में मतलब पेन हो रहा है चेस्ट में, तो वो तो समझ आता है कि चलो ये हार्ट का हो सकता है, बट अगर किसी को राइट साइड में सेम पेन हो रहा है तो उसके लिए क्या? देखिए, जो चेस्ट पेन होता है हम क्लासिकली बोलते हैं लेफ्ट, लेकिन दूसरी चीज़ है डिफ्यूज़। वो ज़रूरी नहीं है लेफ्ट में हो, राइट में भी डिफ्यूज़ मतलब फैला, वो राइट में भी हो सकता है। राइट पे फिर उसके साथ में हम बाकी पॉइंट्स देखते हो, जो मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर रहा है गले में। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन में राइट हैंड नहीं आता, बट बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं राइट आर्म में भी पेन रेडिएट करता है। और लेफ्ट और राइट नहीं देखिए, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो बाकी चीज़ें देखनी चाहिए, बाकी पॉइंट्स जो बताए। आजकल एक CT एंजियो करके कुछ आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब क्या एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर CT एंजियो है तो? CT एंजियो अपने आप में एक एंजियोग्राफी है, जो नॉन इन्वेजिव इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप एंजियोग्राफी करते हैं, जब जो नॉर्मल लैब में एंजियोग्राफी करते हैं, वो इंजेक्शन जैसे मैंने बताया हाथ से लगता है, तार जाती है, तो वो आपके हार्ट तक ट्यूब जाता है। ऑल्दो हार्ट के अंदर नहीं जा रहा है, हार्ट तक ट्यूब जा रहा है, हार्ट की वेसल्स तक ट्यूब जा रहा है, उनके अंदर नहीं जाता। तो उस सेंस में वो इन्वेजिव है। उसको अगर हम देखें, डेटा देखते हैं, तो 0.5% रिस्क है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर जा रहे हो। जबकि जो CT एंजियो है, CT एंजियो में आपके हाथ में कैनुला लगता है, डाई देते हैं, डाई का शूट है, उसके थ्रू आपकी हार्ट की वेसल्स को देख सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रास्ट CT करा लेना चाहिए अगर थोड़ा बहुत भी लगता है तो? थोड़ा बहुत भी हर किसी को मैं नहीं बोलूँगा करवा लेना चाहिए, इसकी भी गाइडलाइंस हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ये टिपिकल चेस्ट पेन है, बहुत हमको लग रहा है कार्डियक पेन की पिक्चर में नहीं बैठ रहा है,
तो और आप रूल आउट करना चाहते हैं तो ये है कि आप ये गाइडलाइंस इंडिया में शायद अप्लाई नहीं होती है, बट जो बाहर की कंट्रीज में अप्लाई, आप सीधा इमरजेंसी से पेशेंट को सीटी एंजियो के लिए भेज सकते हैं। पर अगर आपको डाउट है कि कार्डियक पेन है, पेशेंट को अटैक आया हुआ है, आप तब सीटी एंजियो नहीं कराएंगे, तब लैब में जाना बेटर है। क्यों? जितना टाइम आपको सीटी एंजियो में जाने में लगेगा, एक वो, दूसरा आप डाई जो देंगे, वो डाई जब आप वापस लैब में आएंगे फिर डाई यूज़ होगी, तो ये टाइम बहुत बड़ा इशू है। दूसरा हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में अगर लग रहा है कार्डियक इशू है कि 50% केसेस में प्रॉब्लम निकलती है, तो सीटी एंजियो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता। आपने एक दिन में डाई दिया, जैसे सीटी एंजियो में हमने 60 ml से 100 ml तक डाई दिया, और फिर सीटी एंजियो का एक प्रॉब्लम है कि जो लीजन्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी 20 to 30% लेस होती है। ओके। बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा तो उसकी एक्यूरेसी भी कम होती है। तो अगर आपने डायबिटिक पेशेंट में डाई दिया और आप श्योर नहीं है और उसको पेन हो रहा है, आपको फिर उसको लैब में लेके जाना है, तो कॉन्स्टेंटली आपकी डाई का अमाउंट बढ़ता रहता है, जिसका हार्ट पे और ज़्यादा किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो आपको ये डिसाइड करना है किन पेशेंट में सीटी एंजियो के लिए जाना है। सीटी एंजियो इज़ टू रूल आउट। जब आपको आप श्योर नहीं है कि है नहीं है, आपने सीटी एंजियो कराया, वेसल्स क्लीन है, रूल आउट हो गया, और आपका लैब का टाइम भी बच गया। बहुत बार क्या होता है, लैब बिजी है, ओके। आप प्रायोरिटी देंगे अटैक के पेशेंट को पहले नहीं, जो इमरजेंसी है। आप जो रूटीन केस आते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये सीटी एंजियो में क्लियर हो जाए, आपको ना पेशेंट को प्रिक करना पड़े। तो सीटी एंजियो तब फायदा है जब आप रूल आउट कराना चाहते हैं। मतलब अगर थोड़ा बहुत लग रहा है सिम्टम्स है, और जैसा आप बता रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री या फिर डायबिटिक है, तो आप जा सकते हैं सीटी एंजियो की तरफ। सीटी एंजियो रूल आउट करने के लिए बहुत। डिफरेंस क्लियर करेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में। हार्ट अटैक जैसे हमने बात करी, हार्ट अटैक जैसे मैंने आपको समझाया कि एक वेसल ब्लॉक हो गई, आगे का ब्लड फ्लो रुक गया, तो उतना पार्ट बेसिकली उस पार्ट के सेल्स या उतना पार्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक है। लेकिन पेशेंट जिंदा है, चल फिर रहा है। हार्ट अटैक की एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कार्डियक अरेस्ट, कि हार्ट चलना बंद हो गया, जब पेशेंट की धड़कन नहीं है, तो ये कार्डियक अरेस्ट मतलब सडन डेथ। क्लासिकली कहते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक था और सडनली एकदम आपके सामने गिर गया, सांस नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रही, वो होता है अरेस्ट। तो हार्ट अटैक की एक कॉम्प्लिकेशन होती है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट डिसीज कैसे अफेक्ट करती है प्रेगनेंसी को? प्रेगनेंसी एक्चुअली कहते हैं प्रेगनेंसी ह्यूमन बॉडी या हार्ट पे जितना भी स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है, वो प्रेगनेंसी में होता है। ओके। अगर हमारी बॉडी में आप कह लीजिए 5 लीटर ब्लड है, तो प्रेगनेंसी में वो 1.5 टाइम्स हो जाता है। नॉर्मली 5.5 to 6 लीटर होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लीटर ब्लड है, या आप कह लीजिए 100 ml ब्लड है, प्रेगनेंसी में वो 150 ml हो जाएगा। ओके, मतलब 3 टाइम्स हो गया वो। 1.5 बॉडी को 1.5 टाइम्स ब्लड को पंप करना पड़ता है, बॉडी रादर हार्ट को, तो हार्ट का काम उतना बढ़ जाता है। तो ये बहुत लेडीज़ में अनमास्किंग का काम करता है। जिन फीमेल्स को पता ही नहीं होता उनको कोई बीमारी है, उनमें प्रेगनेंसी में बीमारी अनमास्क होती है, इतने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड के साथ डील करने में। एक है प्रेगनेंसी का हार्ट की डिजीज़ पे क्या असर होता है, दूसरा है कि हमको क्या पता चलता है। एक्चुअली हम कहते हैं इसको अगर डिटेल में बताएंगे तो हार्ट के हम नॉर्मली बोलते हैं 4 चेम्बर होते हैं। अपर 2 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लोअर चेम्बर्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन सब के बीच में वैल्व्स होती है। 4 चेम्बर हैं, 4 वैल्व्स हैं। जब हम कहते हैं वैल्व स्टेनोस, जैसे सिकुड़ी हुई जो वैल्व होती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई हैं, उनमें प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। मान लीजिए अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर के बीच की वैल्व बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं नॉर्मल टर्म में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वैल्व होती है। माइट्रल स्टेनोसिस बहुत सिवियर है, तो ब्लड फ्लो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे नहीं जाएगा। और आप सोचिए, नॉर्मली आप 100 ml के साथ डील कर रहे थे, अब आप 150 ml के साथ डील कर रहे हैं, तो ये सारा ब्लड वापस जाएगा, बैक मारेगा, ये सब लंग्स में जाएगा और लंग्स से धीरे धीरे ऊज आउट करेगा। तो बेसिकली इसको कंजेशन कहते हैं या हार्ट फेलियर कहते हैं। तो जब बहुत सिकुड़ी हुई वेसल्स होता है, वो प्रेगनेंसी में मुश्किल करती हैं। दूसरा है, अगर वेसल्स में लीक है, जो रिगर्जिटेशन बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती। जैसे मैंने बताया वैल्व सिकुड़ी हुई है, वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। राइट साइड के हार्ट में, एक सिंपल वर्ड्स में बोले, फिलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। वो बहुत सिवियर है, वैल्व्स बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई है।
पेशेंट की हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, पहले पेशेंट को नहीं पता, लेकिन अब इतने सारे ब्लड के साथ डील करना पड़ रहा है, Okay. तो पता चलता है। फिर हम कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, साइनोटिक, ये साइनोटिक। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो, बेसिकली ऑक्सीजन जो हम SpO2 कहते हैं, हम नॉर्मली कहते हैं, हम जब कोविड में सबका देख रहे थे 92 से ऊपर होना चाहिए रूम एयर पे, और नॉर्मली कहते हैं 95 से ज़्यादा होगा। तो जब वो 85% से कम होता है तो हम साइनोटिक कहते हैं। Okay. पेशेंट के लिप्स ब्लू होंगे, टंग ब्लू होगी। तो जो कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं, वो पेशेंट्स प्रेगनेंसी को बेयर नहीं कर पाते हैं, या प्रेगनेंसी तो बेयर कर लेते हैं, डिलीवरी तक प्रॉब्लम होती है। हार्ट डिजीज़ का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है? अगर वैल्व बहुत सिकुड़ी हुई है, सिवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, साथ में हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, जो हमने कहा सिवियर LV डिस्फंक्शन कह रहे हैं, EF बहुत कम है, या कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, कंजेनिटल मतलब जो बर्थ से होते हैं, या फिर कहते हैं आयोटा की बीमारी है। आयोटा बॉडी की सबसे मेन ब्लड वेसल होती है, आयोटा की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब पेशेंट्स में अगर ये सिवियर फॉर्म में है तो हम कॉक्टेशन ऑफ आयोटा बोलते हैं। सिवियर फॉर्म्स में है तो इनमें हम रेकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी पेशेंट को कंसीव ही नहीं करना चाहिए अगर स्क्रीनिंग में पता हो। Okay. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पता चलता है तो डील करने का अलग तरीका है। जैसे माइट्रल स्टेनोसिस बताया, वैल्व सिकुड़ी हुई है, तो उसको एक टाइम होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं इस टाइम तक बलून माइट्रल वैल्वोटॉमी, उसको बेसिकली बलून से फुला के खोल देना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो आगे जा सके। नहीं तो जब डिलीवरी के टाइम पेशेंट स्ट्रेन करता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है। ऐसे पेशेंट में एक्चुअली हम प्लान करके फिर सिजेरियन कराते हैं तो ये चेकअप तो पहले ही हो जाने चाहिए। आइडियली। तो आइडियली इसलिए स्कूल लेवल से ही स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो हम बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हम्म आजकल जैसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो एक बहुत कॉमन मिथ है, या फिर सही है ये करना, कि डिस्प्रिन का यूज़ करना। आप क्या मानते हैं डॉक्टर, या कुछ और यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा ब्लड आप जब बता रहे हैं प्लेग जम जाता है उसे पतला करके निकाल दे, उसके लिए? नहीं, ये 2 चीज़ें हैं। जो हम प्लाक की बात करते हैं, प्लाक स्टेबलाइजेशन करा जाता है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती है जो हम कहते हैं स्टैटिन्स होते हैं। ओके। आपने सुना हुआ टोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, या इवन हम ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं कि वो प्लाक को कम करे। तो प्लाक अलग चीज़ है, जो कोलेस्ट्रॉल उसको स्टेबलाइज करना है, उसको नहीं छेड़ना है। एस्पिरिन या आप जो कह रहे हैं डिस्पिरिन, उसका क्या काम है? वो ब्लड थिनर है, वो जो ये प्लाक के रप्चर होने से जो वेसल में जब ये टूट के गिर गया मान लीजिए, वहाँ पे जो क्लॉट बनते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन है। तो अब ये मिथ कह लीजिए, एस्पिरिन लेने से उतना हार्म नहीं है, लेकिन मतलब वो वही है, ओवर द काउंटर जो टैबलेट है वो है। पर एस्पिरिन का ड्रॉबैक ये है कि किसी को बॉडी में कहीं पे ब्लीडिंग है तो ये उनको इशू करेगा, ब्लड स्टॉप नहीं होगा बहुत आराम से। वरना अगर कोई किसी को डाउट है और कोई एकदम एस्पिरिन लेता है, इतने आम नहीं है। किसी को पेट में अल्सर है उसको उससे दिक्कत होगी, कोई एलर्जिक है तो दिक्कत होगी, बट अटैक के केस में एस्पिरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। जब भी हार्ट अटैक होता है हम एस्पिरिन देते हैं, साथ में और भी ड्रग्स है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन, ये 3 दवाइयाँ हम काफ़ी एस्पिरिन आप नॉर्मली पेशेंट 75 या 150 लेता है, हम 300 देते हैं लोडिंग डोज अटैक के टाइम पे। क्लोपिडोग्रेल 300 देते हैं और टोरवास्टैटिन 80 देते हैं। तो एस्पिरिन के ऐसा जितने हार्म नहीं है, बट रेगुलर बेसिस पे लेना ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके। पहले ये था कि डायबिटिक पेशेंट्स में हर पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाता था ताकि वो ब्लड पतला ही रहे। बट जो रिसेंट स्टडीज़ आई है उनमें ये है कि इसके पेशेंट्स को, नॉर्मली ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, तो इससे पेशेंट्स को हार्म भी हुआ है, पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है, अननेसेसरी इंटरनल ब्लीडिंग्स भी होती है जो टाइमली डिटेक्ट नहीं होता। तो अब ये रिकमेंडेशन नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट को एस्पिरिन दी जाए। लोग सोचते हैं कि एस्पिरिन लेते रहो तो आगे के लिए अच्छा है, वो गाइडलाइंस ने प्रूफ करा है या स्टडीज़ ने प्रूफ करा है कि वो ऐसा नहीं है। बट अगर कि हमें अपने घर पे तो रखने चाहिए, मतलब अगर इन केस कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए तो बेटर ही चॉइस है। घर पे एस्पिरिन रखा हो तो बेटर, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। स्टार्टिंग से हम टाइम की बात करें, वही टाइम की लास्ट में आके इशू आ जाता है कि कार्डिक प्रॉब्लम में टाइम का ही सारा मेजर रोल है। आप जो टाइम पे कर पाएँ, जहाँ तक मुझे अभी आपसे बातें करके समझ आया है। एक्चुअली आप रख सकते हैं। तो आप इस पे बात ही हुई है तो
75 mg की एस्पिरिन आती है। किसी को तेज दर्द हो, डाउट हो, तो 4 टैबलेट साथ में खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है, किसी को पाइल्स या हेमरोइड्स नहीं है, या कहीं पे अल्सर नहीं है जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होना। कई बार पेशेंट एकदम गिरा और आप मान लीजिए स्ट्रोक आया है, ब्लीडिंग हुई है, कोई नस पट्टी है, तब आप एस्पिरिन ले लेंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ेगी, स्टॉप नहीं होगी। तो रखिए, यूज़ करिए, लेकिन समझदारी से यूज़ करिए। क्या स्टेप्स लेने चाहिए किसी व्यक्ति को टू रिड्यूस द हार्ट डिसीज? यही सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि स्मोकिंग, टोबैको, रिक्रिएशनल ड्रग्स, डाइट पे कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इस सबसे बचिए। है तो कंट्रोल करिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, जैसे आपने कहा दोस्तों के साथ दिल खोल के हंसिए, फैमिली का सपोर्ट रखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, और योगा को इम्बाइब करिए। ओबेसिटी भी क्या रीज़न हो सकता है? ओबेसिटी सारे डिजीजेस का कॉज हो सकता है। ओबेसिटी खुद में एक बीमारी है। मैं एक योगा कोचिंग में गया तो मैं बोलता मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, बोलते हेल्दी नहीं हो, बीमार हो, ओबेसिटी है तुम्हें। तो सीधा सीधा उन्होंने बोला कि ये बीमारी है, इसे ख़त्म करो, तुम्हारी बाकी डिसीज़ तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। कुछ कॉमन मिथ्स के ऊपर बात कर लेते हैं, और इससे पहले मैं चाहूँगा कि कोई आप ऐसी केस स्टडी बता दें अपनी की जो आपने की हो और थोड़ा आपको अटपटा लगा हो केस। ये ऐसे कई केस होते हैं। मैं इसकी बात कर रहे हैं तो मैं पिछले 1 साल में पलवल में गुरु नानक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अब गुरु नानक हॉस्पिटल में 1 साल पहले ही हमने पहला कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे पलवल का, जिसमें ईसीजी को, टीएमटी, हॉल्टर सब है। इसके सिवा कैथ लैब जिसमें हम बात करते हैं अटैक के पेशेंट्स की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो पिछले 1 साल से हम लोग का एक ही सेंटर है जो पलवल में केसेस कर रहा है। तो बहुत हार्ट अटैक के पेशेंट्स आए हैं हमारे पास 1 साल में। इवन हम आयुष्मान के पेशेंट्स भी लेते हैं तो नंबर काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं। एक तो मुझे अपना पहला केस याद आता है जो लास्ट ईयर फरवरी में करा था। उसके बाद जो आए थे एक कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के आए थे, इमरजेंसी में आए थे। हमने उनको सीपीआर दिया था। सीपीआर कम से कम 5 से 10 मिनट चला था। उसके बाद हमको ये भी डाउट था कि पेशेंट ब्रेन डेड है कि नहीं। इंट्यूबेट हुआ था। इंट्यूबेट होता है जो ट्यूब डालते, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे रखा था, और उस पेशेंट की एंजियोग्राफी करी थी। उसकी 2 वेसल्स में ब्लॉकेज था, एक में 100% था, दूसरी में 99% था। हमने उनको वेंटिलेटर के सपोर्ट पे दोनों वेसल्स का ब्लॉकेज खोला था। इवन प्रोसीजर के बीच में उनको शॉक देना पड़ा था। जो हम VT/VF की बात करते हैं तो लोअर चेम्बर से रिदम की प्रॉब्लम आती है, वो उनको आई थी। हमको प्रोसीजर के टाइम में क्लियर हुआ था कि पहले भी यही हुआ होगा जिससे अरेस्ट हुआ था। तो प्रोसीजर के बीच में उन्हें बहुत मल्टीपल टाइम शॉक देना पड़ा था, वो रिदम वापस नॉर्मल करना पड़ा था, साथ में प्रोसीजर भी करा था। दोनों वेसल्स ओपन अप हो गई थी और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब लगभग 11 महीने हो गए हमारे पास फॉलोअप में आ रहे हैं। इवन वो अपने गांव के आसपास के लोगों को भी भेज रहे हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक या हो चुका है या फिर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है हार्ट से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है कि रिपीटेडली डॉक्टर विजिट तो करनी चाहिए उसे। इसमें क्या कहना है आपका? काफ़ी पेशेंट्स का मेरे पास भी कॉल आता है कि हमें तो ठीक हो गया, अब क्यों जाएं, जाना ज़रूरी है क्या? या फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक उनका प्री पोस्ट के बिल होते हैं जो कंपनियाँ, मेडिक्लेम कंपनी बोलते हैं 6 महीने हो गए, इतना ही हमारा बिल पास होगा, अब नहीं जाएंगे इसके बाद। तो इसके बारे में क्या सजेशन देना लोगों को कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो रेगुलरली लाइफ टाइम तक चेकअप कराना चाहिए क्या? हम लोग जैसे मैंने पेशेंट बताया जिनको अटैक आया था, ठीक किया, ये हम लोग पहले 3 या 5 दिन के अंदर एक बार बुला लेते हैं ताकि पेशेंट को देख सके। फिर 1 महीने का फॉलोअप होता है। फिर पेशेंट ठीक होता है तो नॉर्मली हम 3 या 6 महीने की दवाइयाँ लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलरली आपको हमेशा आना है। अगर आप ठीक चल रहे हैं तो 3 से 6 महीने पे फॉलोअप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट कहते हैं अब हम ठीक हो गए, तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। दवाइयाँ क्या, जैसे आपने बात करी डिस्प्रिन जो ब्लड थिनर है, तो कुछ बेसिक ब्लड थिनर और एक हम जो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई देते हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए। और पेशेंट, कुछ पेशेंट आते हैं कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको अटैक आया हुआ है, आपकी एक वेसल में ब्लॉकेज हुआ, तो आप प्रोन है कि दूसरी वेसल में भी ब्लॉकेज होगा। या आपका अटैक आया है, स्टेंट डला है, ये चांसेस है कि अगर आप बंद करेंगे दवाई तो स्टेंट भी फिर से बंद हो सकता है। तो दवाइयाँ नहीं बंद करनी चाहिए। आप फॉलोअप आप ठीक है तो चाहे 3 महीने में करें, 6 महीने में करें। बहुत बार पेशेंट्स 1 साल में फॉलोअप करते हैं, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिक दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। स्टेंट
की भी बताते कि क्वालिटीज़ होती हैं या फिर डिस्पर्जेबल स्टंट होता है, तो उसके बारे में क्या हमें कैसा स्टंट यूज़ करना चाहिए अगर कोई कार्डिक, क्योंकि इन केस उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आता ना कि क्या यूज़ करें। ये अब स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कंपनीज हैं। जो स्टेंट की बात करते हैं तो पहले बेयर मेटल स्टेंट था, कोई दवाई नहीं होती थी, सिर्फ मेटल था। बट आज की डेट में ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, जिसको हम DES बोलते हैं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। तो हर स्टेंट में ड्रग होता है जो स्लोली रिलीज होता रहता है, तो आपको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं कौन सा डलाना है। स्टैंडर्ड स्टेंट्स हैं, उनमें ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स बोलते हैं, दवाई अपने आप रिलीज होती है। जो आप कह रहे हो डिस्पर्सिबल स्टेंट्स है, वो भी पहले आए थे, वो भी अभी मार्केट में है। कॉस्ट का एक उसमें इशू है, दूसरा वो उतना अभी रेगुलरली नहीं यूज़ हो रहे। बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये आएंगे तो ये भी प्रैक्टिस में आ सकते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो उससे एक दिन पहले हम अपने पेज पे क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं कि किसी की कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द पॉडकास्ट, वो ज़रूर पूछें। बाकी कॉमन क्वेश्चंस तो हमने पूछ ही लिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जिन्हें मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो फूड ब्लॉगर दिखाते हैं आजकल कि इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा बटर यूज़ हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में मेनली क्वेश्चन था कि उस तरह का खाना खाना किस हद तक ठीक है, कभी कभी ठीक है या फिर कैसे भी नहीं ठीक है, कभी कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी वंस इन अ वाइल ठीक है, टेस्ट चेंज करने के लिए, रेगुलरली नहीं यूज। आफ्टर कोविड इतना नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं कार्डिक के, तो उसके बारे में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो यही था कि आफ्टर कोविड इतना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के तो फैमिली में से कुछ डेथ्स भी हो गए हैं जिसके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि क्यों हुआ ये आफ्टर कोविड। हाँ, कोविड हुआ फिर ठीक है, बट उसके बाद ही हार्ट का इशू क्यों आया? देखिए, एक तो जब कोविड हुआ था प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कोविड के जितने पेशेंट्स का, हम लोग अटैक के पेशेंट्स का एंजियोग्राम कर रहे थे या स्टेंटिंग हो रही थी, उसमें क्या था, थ्रोम्बस लोड बहुत ज़्यादा था। तो इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लॉट या खून के थक्के जो बोलते हैं, वो बनने की टेंडेंसी कोविड के पेशेंट्स में ज़्यादा थी। तो इससे सिर्फ हार्ट अटैक नहीं हो रहा था। हार्ट अटैक हम बोलते हैं लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं, या हार्ट की वेसल्स जो राइट साइड होता है हार्ट का, उसमें हम बात करते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो आपके बॉडी के, आप पैर से ऊपर सर्कुलेशन में जो खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे, वो राइट साइड को भी ब्लॉक कर रहे थे। और ये सेम बात है, क्लॉट्स ब्रेन में भी जा रहे थे, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जा रहे थे। तो ये जस्ट हार्ट का इशू नहीं था, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था। कोविड के बाद से क्या हुआ है, स्टडीज आई है कि थ्रोम्बस लोड ज़्यादा था और लोगों को प्रॉब्लम हुई है। कुछ पेशेंट्स को रिदम प्रॉब्लम्स भी हुई है, जो हम अरिदमिया कह रहे हैं, इससे बड़ी है ये। बट इसमें कुछ क्लियर कट स्टडी नहीं है कि कोविड की वजह से ही बढ़ा। यहाँ जब तक कोविड का इफेक्ट था तब तक बॉडी में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी या थ्रोम्बस लोड ज़्यादा था, उससे हम मान सकते हैं कि हार्ट अटैक हुए होंगे पेशेंट्स को। वुमेन के कंपेरेटिव मैन में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि मतलब कि मैंस को ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस हमने सुने, तो उसका रीज़न क्या है? मैन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है? फीमेल्स में एक्चुअली हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हम कहते हैं फीमेल्स में जो मेंसेस होते हैं वो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। आप हम लोग जो कहते हैं पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स होती है, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट डिजीज़ का। तभी जब मैंने आपको बताया फैमिली हिस्ट्री, मेल्स में 55 से पहले, फीमेल्स में 65 से पहले, वो 10 ईयर का बेनिफिट है, वो हार्मोन प्रोटेक्शन है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता है, बट कम होता है। जब हमारे पास फीमेल्स आती है और मिड 40s में आती है, एक स्टेटस हम पूछते हैं कि क्या आपके साइकिल्स मीनोपॉज हो चुका है, पोस्ट मीनोपॉजल है या चल रहा है, तो उससे हमको एक हिंट मिल जाता है कि हार्मोन प्रोटेक्शन है कि नहीं। वेज और नॉन वेज क्या बेटर है हार्ट हेल्थ के लिए? वेज बिल्कुल बेटर है। नॉन वेज में हम कहते हैं कि रेड मीट होता है, लिवर है, बॉडी पार्ट्स है, इससे ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस सब पे तो असर करता है, ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। यही रीज़न है कि हमारे पूर्वज हार्ट डिसीज़ की शिकार ही नहीं हुए। बिल्कुल। आप देखिए, अभी कोविड हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, ये सब का सोर्स कहाँ था? नॉन वेज हम खा रहे हैं उसके थ्रू। हर रोज़, मतलब हर थोड़े दिन में कोई आउटब्रेक होता है, वो नॉर्मली नॉन वेज खाने से होता है। अगर आप उससे बचते हैं तो काफ़ी सारे डिजीज से बच सकते हैं। मेरे को लगता है जो आज की हमारी कन्वर्सेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है लोगों के लिए। इनफैक्ट कि मैं खुद पर्सनली काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रेस हुआ हूँ मतलब इस कन्वर्सेशन से, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन टॉपिक हो गया और ऐसे ही हम आगे भी लाते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा हमारे शो पे आएँ और CRP जो आप बता रहे थे उसका ज़रूर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हाँ, CPR सॉरी, उसका ज़रूर बताएं। तो थैंक यू डॉक्टर फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा आया होगा। तो आगे भी हम आपके साथ हेल्थ पॉडकास्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, मेरे लिए भी बहुत रिफ्रेशिंग था एट लेंथ ये डिस्कशन करना और ख़ास तौर पे आपसे मिलना, और मैं भी उम्मीद करता हूँ आगे मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।